चलो, तो ऊष्मा चल रहा था ना, ऊष्मा में ताप बता दिए थे। ताप में क्या होता है? ताप में क्या होता है कि सभी पदार्थ, पहले हमें समझते हैं सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? अणुओं से मिलके बने होते हैं, और अणु क्या करते हैं? कंपन करते रहते हैं, ठीक है, या कंपन करते हैं या फिर गति करते हैं। तो इनकी गति या कंपन वाली कंपन ये क्या होती है? ऊष्मा पर निर्भर करती है, यानी जितना अधिक कंपन रहेगा, जितना अधिक उसकी गति रहेगी, हम कहेंगे उतना ही अधिक उसका क्या है? ताप है। समझ में आई बात ना? उतना अधिक उसका क्या है? ताप है। यानी कि उसके कंपन या उसकी गति पर उसका ताप निर्भर करता है। समझ में आ गई बात ना? अब इसके बाद जो है ऊष्मा बता दिए थे। तो ऊष्मा क्या होता है? किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम ऊष्मा कहते हैं। और उसमें के 3 मात्रक बताए थे। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और यम के सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। और यम के एस मात्रक होता है किलो कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल बताए थे। यहाँ तक बता दिए थे ना? और उसके बाद अब ताप का मापक्रम भी बता दिए थे। तो ताप के मापक्रम में हम क्या क्या बताए थे? हिमांक बिंदु और भाप बिंदु। हिमांक बिंदु और भाप बिंदु। तो हिमांक बिंदु को हम 0 मान लेते हैं, और भाप बिंदु को 100 मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। और उसको कितने भागों में बांट देते हैं? 100 भागों में, 100 भाग में बांट देते हैं। और एक भाग क्या कहलाता है? डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। यहाँ तक हम बता दिए थे। और 3 प्रकार के हमारे मात्रक होते हैं मापने के लिए, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 प्रकार के होते हैं, और इन तीनों के हम अलग अलग उसके पैरामीटर होते हैं। और सभी का हिमांक बिंदु अलग अलग होता है, ठीक है, और सभी का जो है भाप बिंदु भी अलग अलग होता है। तो कौन किसका कितना होता है वो अभी अब समझेंगे हम। तो लिखना, डिग्री सेल्सियस पैमाने पर, डिग्री सेल्सियस पैमाने पर हिमांक से लेकर भाप बिंदु तक के, हिमांक से लेकर भाप बिंदु तक के ताप को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। ताप को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, तथा केल्विन पैमाने पर भी, केल्विन पैमाने पर भी 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। सेल्सियस को भी कितने बनाते हैं? 100 पे। केल्विन को भी 100 पे। और जबकि लिखना, जबकि फ़ारेनहाइट पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 भागों में बांटा जाता है। 180 भागों में बांटा जाता है। देखो, हिमांक बिंदु और भाप बिंदु 2 बिंदु होते हैं। तो हिमांक बिंदु और भाप बिंदु को सेल्सियस में कितने भाग में बांटते हैं? 100। केल्विन को 100 और फ़ारेनहाइट को 180 भाग में बांटते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो सेल्सियस को कितने भाग में बांटते हैं? केल्विन को, फ़ारेनहाइट को 180 डिग्री में बांट देते हैं। अब इसके बाद हम इन्हें संबंध होता है, इस संबंध को हम सीखते हैं। तो देखो, आपका होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस प्लस 273 बराबर होता है केल्विन। देखो यहाँ पे जो पैमाना होता है, हम क्या बोले? सेल्सियस, आपका डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में हम जो आपका हिमांक बिंदु होता है उसको हम 0 मानते हैं, ठीक है ना। हिमांक बिंदु क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। लेकिन आपके जो केल्विन है, केल्विन में हम 0 को, यानी हिमांक बिंदु को हम 273 मानते हैं। समझ में आई बात? यानी कि अगर हमारा 0, यानी हिमांक बिंदु जो है डिग्री सेल्सियस में 0 पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे जो आपका केल्विन ताप होगा, केल्विन वाला होगा, यहाँ पे क्या रहेगा? 273 केल्विन होगा। यानी कि 273 केल्विन किसके बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है।
273 केल्विन किसके बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी हिमांक बिंदु सेल्सियस के लिए कितना है? 0, और केल्विन के लिए कितना है? 273। कितना है? 273 है। समझ में आ गई बात ना? अब देखो यहाँ पे, देखो सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू क्या है? केल्विन है। अगर हम देखो यहाँ पे हिमांक बिंदु यानी हिमांक बिंदु ले, और यहाँ पे हमें क्या मालूम? हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मालूम है, ठीक है ना? डिग्री सेल्सियस हमें मालूम है, और केल्विन में कितना होगा हमें पता करना है। तो केल्विन में कितना होगा हमें ये पता करना है। तो सेल्सियस कितना है? 0 है। सेल्सियस कितना है? 0 प्लस 273 बराबर क्या हो गया? केल्विन। यानी केल्विन में कितना ताप रहेगा? 273 केल्विन, माइनस नहीं, 273 केल्विन। समझ में आ गई बात ना? तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है कितना रहेगा? 273 डिग्री से केल्विन रहेगा। समझ में आ गई बात ना? तो इसको लिख लो आप, C प्लस 273 इक्वल टू क्या होता है? K। इसको लिख लो। हो गया ये। और दूसरा फार्मूला C/5 इक्वल टू F माइनस 32। C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपान होता है 9। हो गया? तो पहला फार्मूला क्या है? C प्लस 273 इक्वल टू क्या है? K है। और इधर क्या है? C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 9 है। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमें चेंज करने के लिए यहीं पे जरूरत पड़ती है। समझ में आ गई बात ना? तो आपका C प्लस 273 बराबर क्या होता है? K होता है। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है? ठीक ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया आपका? तो देखो अब बताओ आप लोग, जो है सेल्सियस पे जो है हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पे और इस पे होता है फ़ारेनहाइट पे 32। फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? 32। जो आपका हिमांक बिंदु है कितने पे होता है? 32 पे होता है। केल्विन में, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात ना? अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो देखो अगर अब एक टेबल बनाना है। अरे ऐसे से लिख देते तब पूरा एकदम। ये लिख लिया आप लोग ना? चलो, तो देखो हम जो है इसी से लिखें क्या? सेल्सियस में क्या बताया? सेल्सियस में हिमांक बिंदु कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और कितने भागों में बांट जाता है? 100 भागों में, 100 भागों में। तो अगर पहला 0 पे है, 100 के बाद कितना आ जाएगा? 100 आएगा ना, ठीक है ना? और इसका केल्विन का पहला वाला कितना है? 273। तो 100 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 373 हो जाएगा। इसका 32 है, और 32 में 180 जोड़ने पर आता है 212। कितना आता है? 212। यानी कि आपका सेल्सियस का क्वथन बिंदु जो है, या भाप बिंदु जो है, सेल्सियस का भाप बिंदु कितना होगा? 100 होगा। और केल्विन का कितना होगा? 373। और फ़ारेनहाइट का 212 होगा। तो इसी को लिख लेना है आपको। तो तापक्रम पैमाना यहाँ पे हो गया। और ये संकेत, और उसके बाद जो है हिमांक बिंदु, भाप बिंदु। तापक्रम पैमाना पहले आप ले रहे हैं सेल्सियस को, सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस दोनों कहते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या पहला? सेल्सियस। तो सेल्सियस का संकेत क्या होता है? C से होता है, ठीक है ना? डिग्री सेल्सियस होता है ना, डिग्री सेल्सियस। और हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 होता है। और भाप बिंदु कितना होता है? 100 हो जाएगा। और सेल्सियस के बाद क्या है? केल्विन। तो केल्विन को किससे दिखाते हैं? डिग्री लगाते हैं? नहीं लगाते। यहाँ पे सिर्फ K लिख देंगे। इसका कितना हो जाएगा? 273 होता है यहाँ पे 15, ठीक है ना? 273.15। लेकिन अधिकतर में हम जो है 273 ही मानते हैं, और आपको 273 ही याद करना है, ठीक है ना? 273.15। इसमें 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 373.15 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर सेल्सियस के बाद क्या आता है? फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट इसका हो जाएगा, कितना होता है ये? 32 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
212, ठीक ना, 212। यहाँ पे भी क्या डिग्री सेल्सियस रहेगा ना ये, और ये भी क्या रहेगा डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा केल्विन, ये भी क्या होगा केल्विन, ये क्या होगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या होगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको आपको याद रख लेना है, 2 फार्मूले, और ये लिख डालो जल्दी से। हो गया? यस सर, नो सर। फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु कितना है 32, और भाप बिंदु कितना है 212, और केल्विन का 273। याद हो गया ना? बताओ के इक्वल टू क्या होता है, के और सी में संबंध क्या है, के इक्वल टू सी प्लस 273। के इक्वल टू क्या होता है सी प्लस 273, और सी अपान 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपान 9। याद हो गया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, याद हो गया तो। तो अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब इस पे सवाल कुछ कराने थे, करा देंगे बाद में, ठीक है ना। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है के इक्वल टू सी प्लस 273, और दूसरा क्या है सी अपान 9 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपान 9, सी अपान 5 होता है ना। तो अब हेडिंग डालना रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। हो गया? तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, जैसे देखो आप किसी भी पदार्थ को गर्म करते हो, चाहे धातु अधातु कोई हो, कम ज़्यादा प्रसार होता है, सब में प्रसार यानी फैलता है वो। समझ में आई बात ना? जैसे हम अगर कोई भी पदार्थ गर्म करें तो उसमें क्या होता है प्रसार होता है। अगर हम एक पतला वायर ले लें उसको गर्म करें, या कोई प्लेट ले लें मेटल की या किसी धातु की एक प्लेट ले लें, या फिर हम कोई घन ले लें, जैसे ये मान लो ये घन है, कोई मतलब आयताकार, कोई घनाकार यानी कि क्यूब के आकार का 3D जो सामान है या वस्तुएं है उनको ले लें, उनको गर्म करें, तो इनमें क्या होता है एक प्रसार होता है, फैलता है। समझ में आई बात ना? तो अगर फैलता है तो यही क्या होता है प्रसार, यानी कि हम क्या कहते हैं प्रसार। और प्रसार 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक जैसे हमारे पास एक पतला वायर है उसमें हो सकता है, या कोई क्षेत्रफल है उसमें हो सकता है, या कोई आयतन है उसमें हो सकता है। प्रसार 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वायर है पतला, ठीक है ना, इसको हम क्या करें गर्म करें, तो गर्म करेंगे इसमें क्या होगा प्रसार होगा, यानी फैलेगा, लंबा होगा, ये लंबाई में वृद्धि करेगा। ये समझ में आई बात ना? अगर इसको हम गर्म करेंगे तो इसकी वृद्धि किसमें होगी लंबाई में होगी। तो इसको हम कहते हैं रेखीय, रेखा में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। क्या कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। और इसमें किसमें प्रसार होता है रेखा में, एक लाइन में, इसलिए क्या कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। क्या कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। अब ये हमारे पास क्षेत्रफल है, ठीक है ना, ये क्या है क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हो गया। तो अगर इसको गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, तो इसका क्या कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे, यानी इसमें लंबाई में भी वृद्धि होगी और चौड़ाई में वृद्धि होगी, इसको क्या कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब ये हमारे पास देखो आयतन है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, दोनों नहीं तीनों है, ठीक है। तो अगर तीनों है तो इसमें अगर इसको गर्म करेंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम आयतन प्रसार गुणांक। क्या कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। समझ में आ गई बात ना? तो रेखीय प्रसार गुणांक में रेखा में वृद्धि, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में लंबाई चौड़ाई दोनों में, और आयतन प्रसार गुणांक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में। समझ में आ गई बात ना? तीनों में वृद्धि होती है। तो रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से, और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से प्रदर्शित करते। समझ में आया कि बस खाली मजा आया? चलो देखो, अगर रेखीय प्रसार गुणांक है तो लंबाई में वृद्धि, रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वृद्धि, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक किससे प्रदर्शित करते हैं क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार गामा, ठीक है ना। और वृद्धि मतलब लंबाई में बढ़ जाता है थोड़ा सा, जैसे आप लोग पकड़ खींचा जाए तो थोड़ा सा बढ़ जाओगे ना, मान लो जो छोटा छोटा लंबाई में कम है वो अपना 2 लोग इधर से उधर पकड़ के खींचें तो थोड़ा सा लंबाई में वृद्धि हो जाएगी ना। तो
उसको रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे, ठीक ना। हैं क्या करेंगे? गर्म, हाँ ये बात। एक टब ले लो, उसमें पानी गरमा दो पूरा और इसमें डुबो तो लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। समझ में आई बात? तो आयतन प्रसार गुणांक हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है यदि हम उसको गर्म, यानी हमारे पास अगर एक लंबाई यानी कि सिर्फ लंबाई यानी पतला तार हो हमारे पास, उसको गर्म करेंगे तो क्या किस में वृद्धि होगी? लंबाई में वृद्धि। वृद्धि उसके चौड़ाई और ऊंचाई में भी होती है, लेकिन वो बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। जैसे अब ये वायर है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, अगर इसकी मोटाई की बात करें तो बहुत कम है इसकी मोटाई, ठीक है ना। तो मोटाई में भी वृद्धि होती है, परंतु सबसे बहुत कम होती है, इसलिए लंबाई में सबसे अधिक होती है। इसलिए हम इसी को मानते हैं, इसी को प्रीफर करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक से इसको मानते हैं। समझ में आ गई बात ना? यानी इसकी सिर्फ लंबाई में वृद्धि को मानते हैं, लेकिन होती है सब में। समझ में आ गई बात ना? तो इसके बाद हम हेडिंग डाल दिए आप लोग, रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है ये दो बातों पर निर्भर करता है। अब हम चलते हैं, अब तो समझ में आ गया प्रसार गुणांक क्या होता है। 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो हम पहले अल्फा पे चलते हैं। तो अल्फा में क्या होता है कि हमारे पास पतला तार होना चाहिए। तो पतला तार जो है 2 बातों पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी अधिक होगी, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात की उसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, ठीक है ना, उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है उस पर निर्भर करता है, और उसको कितना गर्म किए वो 2 बातों पर निर्भर करता है। समझ में आई बात ना? कितना गर्म कर दिए वो, और प्रारंभिक लंबाई कितनी है, 2 बातों पर ये निर्भर करता है। समझ में आई बात ना? तो अगर प्रारंभिक लंबाई अधिक है तो वृद्धि यानी प्रसार भी अधिक होगा, और टेम्परेचर अगर अधिक कर रहे हैं तब भी प्रसार क्या होगा? अधिक होगा। समझ में आ गई बात ना? आगे तो अच्छी बात है। तो हेडिंग डाल दिए हो ना? चलो लिखो अब। माना किसी छड़ को ताप T पर, माना किसी छड़ की ताप T पर प्रारंभिक लंबाई L है। प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L, T डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? T डिग्री सेल्सियस पर। T डिग्री सेल्सियस पर लंबाई कितनी है? L है। और हम क्या कर दिए, उसमें डेल्टा T डिग्री सेल्सियस उसका ताप बढ़ा दिए। तो लिखना कि ताप में डेल्टा T की वृद्धि करने से, ताप में डेल्टा T की वृद्धि करने से लंबाई में वृद्धि डेल्टा L होती है। लंबाई में वृद्धि डेल्टा L होती है। लंबाई में वृद्धि डेल्टा L होती है। समझ में आ गई बात? तो अभी हम बताएं, जो लंबाई में वृद्धि 2 बातों पर निर्भर करता है, एक उसकी प्रारंभिक लंबाई और ताप में परिवर्तन या वृद्धि। समझ में आ गई बात ना? तो देखो यहाँ पे, यानी कि लंबाई में वृद्धि और कितनी हो रही है? डेल्टा L हो रही है ना? डेल्टा L किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपके प्रारंभिक लंबाई क्या है? L है, और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाएं? डेल्टा T। समझ में आई बात? यानी डेल्टा L जो है प्रोपोर्शनल किसके है? L और डेल्टा T के है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब एक कांस्टेंट लगता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे डेल्टा L बराबर इक्वल टू कर देंगे। देखो अल्फा जो है कुछ ऐसा रहेगा, और ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है ना। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनल नहीं, ये अल्फा है, ठीक है ना, ये अल्फा है। तो यहाँ अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट लगा दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा? इंटू L इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पे अगर अल्फा बराबर निकालना चाहें तो इसको सबको पहले इधर रख लो, अल्फा इंटू L इंटू डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा L हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या? अल्फा चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा L अपान L डेल्टा T। लिखो। और इसी को क्या कहते हैं? अल्फा को रेखीय प्रसार किसको? इसी को। चलो देख लो। जैसे लंबाई में वृद्धि 2 बातों पर निर्भर करती है। क्या क्या पे? उसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है? L है, प्रारंभिक लंबाई L हो गया, और उसके ताप पर निर्भर करती मतलब उसके समानुपाती है। निर्भर का मतलब उसके समानुपाती, यानी लंबाई अधिक है तो
डेल्टा एल में वृद्धि भी अधिक होगी। टेम्परेचर अधिक है तो लंबाई में वृद्धि अधिक होगी। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एल इंटू डेल्टा टी हो गया। अब डेल्टा एल बराबर इक्वल टू, अब एक प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, अल्फा है, अल्फा एल डेल्टा टी हो गया। और यहाँ पे अब देखो इन सबको इधर रख दे रहे हैं, इसको इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा एल डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एल हो गया। तो इसको अगर अल्फा बराबर लिखेंगे तो डेल्टा एल, और ये दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी, जहाँ अल्फा क्या है। अब समझ में आ गया। चलो अब रेखीय प्रसार गुणांक तो मिल गया, अब इसका मात्रक क्या होगा देखते हैं। देखो इसका लंब डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, और इसका भी मात्रक क्या, एल का भी मात्रक मीटर होगा, और इसका मात्रक क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। ये मीटर मीटर से कट गया, तो मात्रक क्या आ जाएगा, इसका मात्रक प्रति 1/डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या कहते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस, यही इसी को कहते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो अगर हम पूछे अल्फा का मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। लिख डालो इसको भी। हो गया, नहीं हो गया। अब देखो अल्फा तो हम कह दिए, अल्फा की परिभाषा देखो अभी याद करा दे रहे हैं, याद करा दें कि घर के लिए यही याद करा दें। अच्छा, घर पे सिर्फ दोहराना, एक बार देखना है बस, यहाँ पे रटाने का जिम्मेदारी हमारी। तो अल्फा बराबर क्या आ गया यहाँ पे, डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी। देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास जो छड़ है, जो तार है, उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, और उसके ताप में हम वृद्धि जो कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। प्रारंभिक लंबाई कितनी है, 1 मीटर, और वृद्धि कितनी कर रहे हैं ताप में, 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका मान रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल, और यल क्या है, प्रारंभिक लंबाई कितना माने हैं, 1 माने हैं, तो 1 इंटू, और डेल्टा टी कितना माने हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी डेल्टा एल आ जाएगा, ठीक ना। अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा एल। अब देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे, एकांक लंबाई की छड़, एकांक, देखो लंबाई कितनी मिली है, 1 मीटर, तो कहें एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वही क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। वही क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। समझ में आई बात। तो 1 मीटर एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वही क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। एकांक लंबाई की 1 डिग्री सेल्सियस, उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है क्या है भाई, रेखीय प्रसार गुणांक। क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसी को हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते। भारत माता की। लिख लो इसको, लिख लो ये यार, लिख के फिर उसके बाद परिभाषा लिखना है। लिख लिए ये, अपने से लिख लो, नहीं तो बोलने के लिख लोगे, लिख लोगे ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यही तो हम चाहते हैं।
हो गया? लिख लिए? अब हम कहाँ पे चलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पे। तो देखो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर भी वही चीज है, जैसे उसमें जो लंबाई में वृद्धि हो रही थी, दो बातों पर निर्भर करती थी। पहला उसकी प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि, दो चीज पे निर्भर करता था। अब यहाँ पे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि, दो चीज पे निर्भर करेगा, ठीक ना? तो किस पे? प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि किस पर निर्भर, कौन निर्भर करता है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। किससे प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। किससे? बीटा से, बीटा से। तो ये बीटा हो गया। अब देखो, हम वही बात कहें कि जो लंबाई आपका एरिया को ए से प्रदर्शित कर दें अगर, ठीक है ना, एरिया को इससे प्रदर्शित कर दें ए से, तो लिख लो पहले, माना किसी पटल का, पटल मतलब वही एरिया, माना किसी पटल का टी ताप पर प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, टी ताप पर प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, टी ताप पर प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है। हो गया? उस लाइन के छोड़ के नीचे लिखना, ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने से, ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए है। ताप में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए है। हो गया? तो क्षेत्रफल में वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है, प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि। तो वृद्धि क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या, डेल्टा ए है ना, तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? और डेल्टा टी और ए के ना, ताप वृद्धि और क्षेत्रफल के, दो बातों पर निर्भर किया। अब यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी इंटू ए। अब इसको सबको इधर लिख दो, बीटा डेल्टा टी इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ए। तो क्या चाहिए? बीटा चाहिए, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ए अपान ए डेल्टा टी। समझ में आई बात? तो एकांक क्षेत्रफल की लंबाई, एकांक क्षेत्रफल की पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो लंबाई में क्षेत्रफल में वृद्धि होता है वही क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। लिख लो इसको, फिर अभी इसको भी रटा दे रहे हैं। ये तो समझ में आया होगा ना? लिखो, अभी रटा दे रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? हो गया? बहुत अच्छा। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा ए अपान ए डेल्टा टी। अब मान लेना जो पटल है, ठीक है ना, जो पटल यानी पटल यानी सरफेस जो हम लिए हैं, ठीक है ना, जो पटल है उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल जो है 1 मीटर स्क्वायर है। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना मान ले? 1 मीटर स्क्वायर मान ले प्रारंभिक क्षेत्रफल। और उसके ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस करें। ताप में वृद्धि कितना करें? 1 डिग्री सेल्सियस करें। तो देखो यहाँ पे हम उसका वैल्यू रख रहे हैं, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए क्या मान लिए हैं? ए 1 मान लिया, और डेल्टा टी भी क्या मान लिए? 1 मान लिए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा ए। बीटा इक्वल टू डेल्टा ए। तो यहाँ पे हम किए क्या हैं कि एकांक क्षेत्रफल वाली पटल,
ठीक ना। एकांक क्षेत्रफल वाली पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है वही क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। एकांक क्षेत्रफल वाले पटल एकांक क्षेत्रफल वाली पटल का ताप बढ़ाने पर जो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है वही क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से। तो एकांक क्षेत्रफल वाली पटल का ताप पर जो उसके क्षेत्रफल में वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लिख डालो। अब आएगा गामा, भाई साहब आएंगे। अब हो गया ये। अब हेडिंग डालो आयतन प्रसार गुणांक। क्या हो गया, अब किससे प्रदर्शित करेंगे, गामा ऐसे लिखते हैं। हो गया हेडिंग। अब यहाँ पे आयतन में वृद्धि होगी, ठीक है ना। यहाँ क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है, तो आयतन में वृद्धि होगी। तो आयतन में वृद्धि वही दो बातों पर निर्भर करेगी, प्रारंभिक आयतन और ताप वृद्धि। प्रारंभिक आयतन और ताप वृद्धि दो बातों पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो प्रारंभिक आयतन को हम क्या माने, अगर v मान लें और ताप वृद्धि डेल्टा t मान लें, वैसे ही कहानी चलेगी। तो समझ में आया ना। प्रारंभिक जो आयतन में वृद्धि है, ठीक है ना, आयतन में वृद्धि कितनी बातों पर निर्भर करती है, दो। पहला क्या है, प्रारंभिक आयतन, पहला क्या है, उसके बाद ताप वृद्धि, उसके बाद क्या है, ताप वृद्धि, दो बातों पर निर्भर करता है। तो लिखो, पहले इसे लिख लो। माना किसी घन का T ताप पर प्रारंभिक आयतन V है। माना किसी घन का T ताप पर प्रारंभिक आयतन क्या है, V है। हो गया। ताप में डेल्टा T की वृद्धि करने पर उसके आयतन में वृद्धि डेल्टा V है। ताप में डेल्टा T वृद्धि करने पर उसके आयतन में वृद्धि कितनी है, डेल्टा V है। उसके आयतन में वृद्धि कितनी है, डेल्टा V है। हो गया। अब देखो वही बात फिर आ जाएगी, दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला क्या है, प्रारंभिक आयतन और ताप वृद्धि। तो क्या डेल्टा V यानी कि वृद्धि जो है, आयतन में वृद्धि दो बातों पर निर्भर करी। प्रारंभिक आयतन V है और ताप वृद्धि क्या है, डेल्टा T है। तो डेल्टा V या प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गामा V डेल्टा T। अब इसको इधर रख दो, तो गामा V और क्या है, डेल्टा T इक्वल टू क्या है, डेल्टा V हो जाएगा। और यहाँ गामा इक्वल टू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपान V डेल्टा T। यही हो गया है ना। लिख लो इसको। हो गया। और गामा क्या है यहाँ पे तो लिखिए, ये क्या
हो गया? तो बताओ डेल्टा गामा इक्वल टू क्या आ गया है? डेल्टा वी अपान वी डेल्टा टी। तो वी बराबर क्या मान लें? 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। और डेल्टा टी क्या मान लें? 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकांक देखो, अब यहाँ पे गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो डेल्टा वी अपान 1 इंटू 1। तो गामा इक्वल टू 1 इंटू 1 1 होता है, क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक आयतन के किसी घन, ठीक ना, एकांक आयतन के किसी घन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है वही क्या है? आयतन प्रसार गुणांक है। क्या है? आयतन प्रसार गुणांक है। तो एकांक आयतन की घन, एकांक आयतन की घन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है क्या कहलाती है? आयतन प्रसार गुणांक। क्या कहलाता है? आयतन प्रसार गुणांक। किसी एकांक आयतन के किसी घन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है वही क्या है? समेट दो। हो गया? यस नो सर? हो गया ना? तो कोई अगर लंबाई उम्बाई में जो बहुत छोटा हो तो उसको दवा बता देना, ठीक है? हमारे पास दवा है। 3 प्रसार गुणांक करेंगे। लंबाई में वृद्धि चाहिए कि क्षेत्रफल में वृद्धि चाहिए कि पूरे आयतन में चाहिए? तो जो कहेगा वही कर देना। एक बार गर्म पानी में उसको डुबो देना, खुद ही बढ़ जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, तीनों का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये सब में लिख लेना आप लोग। तीनों का मात्रक तीनों में लिख लो, पहले में तो लिखे थे, इन दोनों में भी लिख लो। मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस, तीनों में वही होता है। हो गया? तो अगर बीमा लिखने को बोले तो बीमा क्या हो जाएगी? थीटा, थीटा पावर -1। तीनों की बीमा यही होगी, ठीक है? बीमी सूत्र। हो गया? अब ये तीनों घूम रहे हैं, अल्फा अपने जगह है, बीटा अपने जगह है, गामा अपने जगह। अब इन तीनों को मिलाना पड़ेगा, संबंध बताना पड़ेगा कि अल्फा बीटा में क्या संबंध है, बीटा गामा में क्या संबंध है, और अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध। ये हमें आगे की हेडिंग है, ठीक ना? तो अल्फा बीटा गामा में संबंध हमें निकालना है, जो कि आता है अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा इक्वल टू 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 आता है। और क्यों आता है इसके बारे में हम सीखते हैं। तो हेडिंग रहेगी आपकी रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में क्या संबंध। हो गया? तो हो गया तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे हम एक पटल बना रहे हैं, पटल। और इस पटल की लंबाई जो है 1 मीटर है। इस पटल की लंबाई कितनी है?
वर्गाकार है, ठीक है ना, स्क्वायर है, तो दोनों लंबाई चौड़ाई वही होगा। थोड़ा बड़ा बना है। निकट दृष्टि दोष है क्या? जीरो दृष्टि दोष। बीच में कुछ हमें कार्य करना है, यहाँ पे ऑपरेशन करने हैं यहाँ पे, इसलिए हम इधर बना रहे हैं, ठीक है। इसका ऑपरेशन यहाँ पे होगा, इसलिए बगल में बनाते हैं, ठीक। हम भी जानते हैं कि बीच में बनाना अच्छा लगेगा, लेकिन बीच में जब बना देंगे तो हम अपना ऑपरेशन कैसे करेंगे? तब कहेंगे ना ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो जैसे इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी माने हम? 1 मीटर। तो ये वर्गाकार है, किस कैसा है? वर्ग के आकार का। तो लंबाई भी वही होगी और चौड़ाई भी वही होगी। आप लोग ऑपरेशन का मतलब चीड़ फाड़ ही समझते हो ना? ऑपरेशन का मतलब चीड़ फाड़ ही नहीं होता। ऑपरेशन का मतलब कोई कार्य को करना ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, किसी कार्य को करना क्या कहलाता है? ऑपरेशन। हाँ, तो ऐसा नहीं कि जो है चाकू से काट दो और ये हो गया ऑपरेशन। तो ये हो गई उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी? 1 मीटर लंबाई और चौड़ाई 1। तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस गर्म किए हम, ठीक है ना, कुछ गर्म किए, डेल्टा टी मान लो गर्म किए। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, और क्षेत्रफल में वृद्धि ऐसा कुछ हो रहा है, सभी चारों तरफ हो जाएगा ना वृद्धि, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, मान ले रहे हैं कि इसमें वृद्धि कितनी होगी? अल्फा की वृद्धि होगी, क्योंकि ये 1 मीटर है और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं। समझाई बात ना? 1 मीटर की लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो वृद्धि होती है वही तो अल्फा होता है। वही क्या होता है? अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? ये लंबाई पहले 1 थी, तो अब क्या हो जाएगी? 1 प्लस अल्फा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये लंबाई की बात है सिर्फ, ठीक है, यहाँ सिर्फ लंबाई है। इसी तरह यहाँ पे भी ये भी सिर्फ लंबाई है। तो यहाँ पहले कितना है? 1 है, ठीक है ना। फिर जो अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस गर्म किए और क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी? 1 मीटर है, तो इसका भी इसके वृद्धि कितनी हो जाएगी? 1 प्लस अल्फा हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। तो ये हो गया 1 प्लस अल्फा हो गया। अब कुछ पहले बनाओ, पहले लिख लो। अच्छा लिखो फिर बनाना, पहले लिखो। माना वर्गाकार पटल की प्रारंभिक भुजा 1 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर माना है, उससे कोई फर्क नहीं है, आप सेंटीमीटर लिख लो। वर्गाकार पटल की प्रारंभिक भुजा 1 सेंटीमीटर है, अतः प्रारंभिक क्षेत्रफल, देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी? 1 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 × 1 या 1 स्क्वायर, तो क्या जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे आप लोग कि प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या? प्रारंभिक क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो प्रारंभिक क्षेत्रफल ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया? हाँ, तो अब इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं? ताप में वृद्धि। ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, ताप में 1 डिग्री, उसको भी लिखना, ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर पटल की भुजा में 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर पटल की भुजा में अल्फा की वृद्धि होती है। पटल की भुजा में अल्फा की वृद्धि होती है। हो गया? अब उसे के नीचे लिखना, अतः क्षेत्रफल में वृद्धि। अतः क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखो वृद्धि क्या कहेंगे? अंतिम लंबाई, यानी जो बाद में मिली लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई घटा दें तो वही जो वृद्धि वही बचेगी ना। यानी कि जो फैल चुका है, जो पहले नहीं फैला था, उसमें से उसको घटा दें तो बीच की जो वृद्धि हुआ वही तो मिलेगा ना। ठीक है ना। तो आपका फैलने के बाद कितना इसकी भुजा हो रही है? 1 प्लस अल्फा हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 प्लस अल्फा हो रहा है। लंबाई भी 1 प्लस अल्फा और चौड़ाई भी 1 प्लस अल्फा। तो वृद्धि होने के बाद क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। यानी कि जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, यानी कि डेल्टा ए
डेल्टा ए क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर में से क्या घटा देंगे 1 घटा देंगे। इसका अंतिम क्षेत्रफल है ये, और ये क्या है प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो अंतिम क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल घटा दें तो हमारी लंबाई में क्षेत्रफल में वृद्धि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम इसको सवाल लगा रहे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कोई फर्क नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अल्फा, और ये माइनस पहले से माइनस हो जाएगा इधर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 अल्फा, 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 1, ये 1 1 से कट गया, क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और ये क्या आ गया डेल्टा ए। जब भी कोई भी क्वांटिटी बहुत छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होता है। जैसे यहाँ पे अगर 0.1 है, 0.1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.01, ये और भी छोटा हो गया। यानी बहुत छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करें, यानी कि उसकी पावर बढ़ाते जाएं तो वो क्वांटिटी और छोटी होती चली जाती है, और अल्फा पहले से ही बहुत छोटा होता है, अल्फा का मान बहुत छोटा होता है, तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा और छोटा हो जाएगा। और बहुत छोटा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, बहुत छोटा है इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो हमारा डेल्टा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अल्फा, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अल्फा। यहाँ क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा का मान बहुत छोटा होता है तो और अल्फा स्क्वायर और भी छोटा होगा, ठीक है ना। पहले आप लोग यहाँ तक लिखो, फिर इसके अभी हम बोल दे रहे हैं, हम लिखेंगे क्यों, लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ तक लिखो तो अभी बता रहे क्यों छोड़ रहे हैं। हो गया यहाँ तक हो गया। चलो देखो बीटा इक्वल टू क्या माने अभी डेल्टा ए अपान ए डेल्टा टी, यही निकला था ना। बीटा इक्वल टू क्या निकला था डेल्टा ए अपान ए डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखो जो आपका डेल्टा ए इक्वल टू है, तो डेल्टा ए हमें क्या मिला है 2 अल्फा मिला है ना, डेल्टा ए क्या है 2 अल्फा है। तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा अपान ए डेल्टा टी, ए डेल्टा टी हो गया। और यहाँ पे हम जो क्षेत्रफल माने हैं, इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या माने हैं 1 माने हैं ना, और ताप में वृद्धि कितना माने हैं 1 माने, 1 डिग्री सेल्सियस पहले से ही माने थे हम। तो क्षेत्रफल कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस, इसलिए बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा पान 1 इंटू 1, क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। ये आपका बीटा और अल्फा में संबंध आ गया। बीटा इक्वल टू क्या आता है 2 अल्फा आता है, और इसके बाद आप समझेंगे अल्फा और गामा में, फिर अल्फा बीटा गामा में।